बी फिजिक्सिफाइड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का ये हमारा चौथा सेशन है। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लें एक बार। असर्शन पढ़ देता हूं मैं। टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन कम क्लोज टू ईच अदर। मतलब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो भैया आ ही जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि पैरेलल करंट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बाय दिस फोर्स। अब जरा रीजन पढ़ देते हैं। रीजन यही लिखा है क्या? तो रीजन लिखा है पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल रिपेल ईच अदर। तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल रिपेल करते हैं। बिल्कुल सही रीजन लिखा है। मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? क्योंकि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब भैया दूसरा क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पढ़ देता हूं मैं असर्शन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर नेसेसरली इंक्रीजेस द वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूर बढ़ेगी, जरूर। लोचा है थोड़ा सा इसमें। कैसे? देखो भैया, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और डिफ्लेक्शन क्या होता है गैल्वेनोमीटर में? याद करो, एन आई ए बी अपॉन के अपॉन आई। आई से आई कैंसिल, तो ये करंट सेंसिटिविटी आ गई एन ए बी अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। मतलब एन आई ए बी अपॉन के अपॉन वी। आई अपॉन वी हो गया आर, तो ये हो गया एन ए बी अपॉन के इंटू आर। मतलब ये हो गया आई एस अपॉन आर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया अब यहां पर अगर तुमने मान लो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, डबल कर दिए नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुमने डबल कर दिए तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया। तो मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यह जरूरी नहीं है कि हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। मतलब असर्शन जो है वो फॉल्स है। असर्शन क्या है? फॉल्स। अब रीजन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। रीजन कह रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट सेंसिटिविटी। तो यह भी गलत है। अगर हम इसको देखें, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सेंसिटिविटी, इट्स नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट सेंसिटिविटी। मतलब रीजन भी क्या है भैया? रीजन भी फॉल्स है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये देखो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। असर्शन पढ़ देता हूं मैं। फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो वैल्यू इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के, जिसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है ये। एक याद रख सकते हो, मारिया की याद में मर गया पीटर और गैल्वेनोमीटर में लगाओ शंट तो बन गया एमीटर। ठीक है भैया? तो असर्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम। रीजन कह रहे हैं कि भैया एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, हेंस इट्स रेजिस्टेंस शुड बी लो। ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस में, किसी सर्किट में तुम्हें किसी ब्रांच में करंट मेजर करना है तो एमीटर वहां सीरीज में लगाया जाता है। अब इस बेचारे का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा। मतलब जो चीज तुम नापना चाहते हो उसी को कम कर देगा। एंड दैट इज व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज केप्ट लो। मतलब रीजन भी करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा ए। अब देखो भैया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। असर्शन क्या लिखा है? असर्शन लिखा है एवरी एटम इज अ टाइनी मैग्नेट। हर एटम एक मैग्नेट है। अब भैया क्यों मैग्नेट है? एम्पेयर्स हाइपोथेसिस है। एटम बना हुआ है
न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके रिवॉल्यूशन की वजह से उसके पास होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इस वजह से दुनिया का हर एटम क्या है, मैग्नेट है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या कह रहे हैं? रीजन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड हेंस इट possesses मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैग्नेट्स। तो इसका मतलब यह है भैया कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन करेक्ट हुआ ए। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? असर्शन पढ़ देता हूं मैं। असर्शन कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स इज जीरो ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? भैया यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी यहां पर करंट की डायरेक्शन, जो यहां पर करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी यहां पर करंट की डायरेक्शन। तो इस पार्ट पर और इस पार्ट पर जो फोर्स लगेगा इक्वल और अपोजिट होगा, इस पार्ट पर और इस पार्ट पर जो फोर्स लगेगा इक्वल और अपोजिट होगा। तो किसी भी क्लोज्ड लूप पर, जो करंट कैरिंग लूप पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, मतलब असर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या दे रखा है? रीजन कह रहे हैं एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज मिनिमम इन द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी होती है माइनस mb cos थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? थीटा जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा जीरो होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब माइनस mb होगी। मतलब रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, पर रीजन जो है उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भैया। सिक्स्थ क्वेश्चन का असर्शन पढ़ देते हैं, क्या है? Deflection of a coil in a moving coil galvanometer is directly proportional to the current flowing through the coil. तो अभी तुमने देखा phi is equal to NIAB upon K। तो NAB और K कांस्टेंट हैं, तो phi is directly proportional to I होता है गैल्वेनोमीटर में। अब रीजन देख लो भैया, रीजन क्या दिया हुआ है, इसका रीजन पढ़ लो। रीजन कह रहे हैं बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर में। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल होती है, इसलिए एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाता है। और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, इस वजह से फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। वरना याद करो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा लगता है, और स्प्रिंग में जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टाउ इज इक्वल टू K फाई होता है। और इक्विलिब्रियम तब होता है, पॉइंटर तब रुकता है जब ये और ये क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। मतलब फाई जो है वो आई साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता अगर थीटा 90 ना होता, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना होती। तो कहने का मतलब यह है कि फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल हो पाता है क्योंकि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे तो फाई विल बी प्रोपोर्शनल टू आई साइन थीटा। मतलब असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट होने की वजह से ही असर्शन ऐसा है, मतलब इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब भैया अगला क्वेश्चन देख लो, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माइंड करो, इट इज अनदर नेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा से B बराबर आ जाता है फाई अपॉन A, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अनदर नेम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है।
रीजन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। अगला देखो भैया, 8th क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्रोजेक्टेड वन बाय वन with equal speeds in a uniform perpendicular magnetic field। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से छोड़ा गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। असर्शन तो वेरीफाई कर लेते हैं। टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब भैया बी सेम है, क्यू भी सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दे रहे हैं? ये रीजन दे रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। टाइम पीरियड जो होता है वो स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है इसी वजह से मास ज्यादा है प्रोटॉन का, इसीलिए प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज्यादा है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन देखो अपनी स्क्रीन पे। असर्शन क्या है? इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द मैग्नेटिक फील्ड इज मेड रेडियल। बिल्कुल सही है। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल बना देते हैं, जिसकी वजह से फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई के। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर थीटा 90, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? रीजन कह रहे हैं द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो प्लेन है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो यार गलत है। कॉइल का प्लेन नहीं परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। मतलब रीजन जो है वो फॉल्स है और असर्शन जो है वो ट्रू है। सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है भैया? 10th क्वेश्चन का असर्शन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे और मे नॉट। बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए नॉर्थ से शुरू होती हैं, साउथ पे जाती हैं बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है। पॉजिटिव से शुरू होंगी और खत्म कहां होंगी? नेगेटिव या इंफिनिटी, जो पहले आ जाएगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? रीजन पढ़ देते हैं। रीजन है मैग्नेटिक फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट वेयर एज इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स तुमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब सही तो असर्शन भी है और सही रीजन भी है, लेकिन रीजन और असर्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो कीप ऑन वॉचिंग। डेली मेरी कोशिश रहेगी कि असर्शन रीजन अपलोड करें, और एक और सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। असर्शन रीजन केस स्टडी तो शुरू कर ही दिए हमने। 10 जो तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं 1 मार्क के, उनकी भी हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल जो वेटेज है 1 मार्क के हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 22 मार्क्स के आ रहे हैं बोर्ड में। 10 1 मार्क के क्वेश्चंस, 4 असर्शन रीजन और 2 केस स्टडीज जो आएंगी जिसमें 4 MCQs होंगे। तो इस वजह से हम एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, सो दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग, और आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।